Hello everyone, welcome to Study Space, your calm corner to learn and score better. इस वीडियो में हम थ्योरी एंड प्रैक्टिस ऑफ डेमोक्रेसी के यूनिट 3 कंप्लीट करेंगे जो कि इंस्टीट्यूशंस के ऊपर है। इसके पहले मैंने यूनिट 1 एंड 2 जो है चैनल पे अपलोड कर दी है। आप वहाँ पे जाके उनको देख सकते हैं, पढ़ सकते हैं एंड अपने नोट्स बना सकते हैं। इस वीडियो में हम यूनिट 3 कंप्लीट करेंगे। इसमें 4 मेन टॉपिक हैं जो कि कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म, लेजिस्लेचर एंड लेजिस्लेशन है। थर्ड इज पॉलिटिकल पार्टी एंड फोर्थ इज मीडिया एंड सिविल सोसाइटी। तो हम इन चारों के बारे में इस वीडियो में जानेंगे। एंड इफ यू आर न्यू टू चैनल प्लीज सब्सक्राइब द चैनल, लाइक शेयर एंड कमेंट ऑन द चैनल। सो लेट्स स्टार्ट फर्स्ट। यस, तो इसमें हम पहले इंस्टीट्यूशंस के बारे में देखते हैं कि डेमोक्रेसी हमें बताते हैं कि डेमोक्रेसी जो है सिर्फ आइडियल्स के ऊपर नहीं सस्टेन रहती है। उसको चलाने के लिए इंस्टीट्यूशंस की जरूरत होती है जो उसे स्ट्रक्चर देते हैं, स्टेबिलिटी देते हैं, लेजिटिमेसी देते हैं। और इन्हीं कुछ स्ट्रक्चर में से कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म जो है वो मोस्ट फंडामेंटल है। एंश्योर करता है कि पावर जो है एक्सरसाइज हो रही है विद लीगल लिमिट्स एंड सिटीजन के जो राइट है वो प्रोटेक्टेड है। ये जो पावर है वो एक्सरसाइज हो रही है लीगल लिमिट्स के साथ। जो गवर्नमेंट की पावर है उस पर भी लिमिट्स लगाई जाती है एंड जो सिटीजन्स को राइट्स ग्रांट किए गए हैं वो प्रोटेक्टेड हो। जो इंस्टीट्यूशंस और कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म टुगेदर प्रिवेंट करते हैं आर्बिट्री रूल को, डेमोक्रेसी को और भी ज्यादा फंक्शनल, अकाउंटेबल एंड इंक्लूसिव बनाते हैं। तो ये कुछ इसके बारे में थी। इंस्टीट्यूशंस देखिए डेमोक्रेसी में, तो इंस्टीट्यूशंस जो होते हैं इनका मतलब होता है आर दी ऑर्गेनाइज्ड स्ट्रक्चर थ्रू विच डेमोक्रेटिक गवर्नेंस ऑपरेट करती है। कि ये कुछ स्ट्रक्चर्स होते हैं जिनकी वजह से, जिनके थ्रू डेमोक्रेटिक गवर्नेंस जो है ऑपरेट करती है। तो इसके कुछ की इंस्टीट्यूशंस देखें तो वह पहला जैसे कि कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म जो कि एक फ्रेमवर्क है राइट्स और ड्यूटीज का एंड गवर्नमेंट की जो पावर है उस पर लिमिट लगाता है। सेकंड है लेजिस्लेचर, लॉ मेकिंग रिप्रेजेंटेशन। इसमें होता है पॉलिटिकल पार्टी जो है मोबिलाइज करता है सिटीजन्स को, कॉन्टेस्ट इलेक्शन फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट बनाता है। मीडिया जो है इन्फॉर्म करते हैं सिटीजन्स को और ये एक्ट करता है एज अ वॉचडॉग। सिविल सोसाइटी, एनजीओ, मूवमेंट्स, एसोसिएशंस, ये जो है पार्टिसिपेशन को और भी ज़्यादा स्ट्रेंथन करती हैं। तो इसके ये की इंस्टीट्यूशंस है जिनकी वजह से जो इंस्टीट्यूशन है वो बहुत ही ज़्यादा ऑर्गेनाइज स्ट्रक्चर बनता है जिसकी वजह से डेमोक्रेटिक गवर्नेंस है जो अपनी फंक्शनिंग प्रॉपर्ली कर सकती है। फंक्शन की बात करें तो एंश्योर करते हैं अकाउंटेबिलिटी को, ट्रांसपेरेंसी को, प्रोटेक्ट करते हैं राइट ऑफ फ्रीडम को, फैसिलिटेट करते हैं रिप्रेजेंटेशन एंड पार्टिसिपेशन को, एंड प्रोवाइड चेक्स एंड बैलेंस टू प्रिवेंट मिसयूज ऑफ पावर। मिसयूज ऑफ पावर नहीं होना चाहिए, इसके लिए चेक्स एंड बैलेंसेस भी है। राइट फ्रीडम को प्रोटेक्ट करते हैं, अकाउंटेबिलिटी और ट्रांसपेरेंसी को एंश्योर करके रखते हैं। और उसका इम्पोर्टेंस देखें तो विदाउट स्ट्रॉन्ग इंस्टीट्यूशन डेमोक्रेसी जो है रिस्क, डेमोक्रेसी इंस्टेबिलिटी पे आ सकती है, उसका रिस्क बना रहता है और ऑथोरिटेरियनिज्म में कन्वर्ट हो सकती है और एलाइट कैप्चर में आ सकती है। तो इसी के लिए ये स्ट्रॉन्ग इंस्टीट्यूशंस का होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अब हम पहला टॉपिक इसका देखते हैं जो कि है कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म। तो कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म की अगर हम डेफिनेशन देखें तो इट इज द प्रिंसिपल दैट गवर्नमेंट अथॉरिटी इज ड्राइव फ्रॉम एंड लिमिटेड बाय द कॉन्स्टिट्यूशन। कि गवर्नमेंट की अथॉरिटी जो है कॉन्स्टिट्यूशन से आती है और वहीं पे कॉन्स्टिट्यूशन उसकी पावर को लिमिट भी कर देता है। तो ये इंश्योर करता है रूल ऑफ लॉ, सेपरेशन ऑफ पावर, प्रोटेक्शन ऑफ द राइट्स एंड इसका कोर आइडिया यही होता है प्रिवेंट करना आर्बिट्री रूल को, अकाउंटेबिलिटी को गारंटी करना एंड सेफ गार्डिंग डेमोक्रेटिक वैल्यूज। इसे कुछ की फीचर्स देखें तो वही सुप्रीमेसी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन की, कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो सुप्रीम लॉ ऑफ द लैंड है। रूल ऑफ लॉ आता है सेकंड जो कि इक्वलिटी के ऊपर है कि नो वन इज अबव लॉ। एंड सेपरेशन ऑफ पावर की बात होती है तो एग्जीक्यूटिव, जुडिशरी एंड लेजिस्लेचर में हमारी पावर्स का सेपरेशन हो रखा है। फंडामेंटल राइट गारंटीड करता है, तो हमारे पास कुछ फंडामेंटल राइट्स है जिनको कॉन्स्टिट्यूशन हमें देता है एंड उनको प्रोटेक्ट भी करके रखता है। जुडिशियल रिव्यू का कॉन्सेप्ट भी है एंड गवर्नमेंट की पावर को जो लिमिट करके रखता है। अब इसमें कुछ चैलेंजेस आते हैं जैसे कि रिजिड कॉन्स्टिट्यूशन जो होता है वो रिफॉर्म्स जो होता है उनको हिंडर कर सकता है। एंड इम्प्लीमेंटेशन गैप बिटवीन आइडल्स एंड प्रैक्टिसेस, तो वो बहुत ज़्यादा हो जाता है कि मतलब आइडियाज़ तो है लेकिन वो प्रैक्टिस ऑन ग्राउंड प्रैक्टिसेस पे कितना है, तो वो कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म के लिए एक चैलेंज बनता है। पॉलिटिकल मैनिपुलेशन होता है इसमें बहुत ज़्यादा, एंड बाईपास कर सकते हैं कि कॉन्स्टिट्यूशन लिमिट्स को वो पॉलिटिकल मैनिपुलेशन से बाईपास कर सकते हैं। तो ये कुछ कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म के बारे में था। अब इसके कैरेक्टरिस्टिक्स को देखते हैं कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म को। तो कॉन्स्टिट्यूशन में आता है पहला सुप्रीमेसी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। कॉन्स्टिट्यूशन जो है हाईएस्ट लॉ ऑफ द लैंड है। रूल ऑफ लॉ, इक्वलिटी बिफोर लॉ है, नो वन इज अबव लॉ।
सेपरेशन ऑफ पावर्स, जैसे मैंने बताया आपको, एग्जीक्यूटिव, लेजिस्लेचर, जुडिशरी में सेपरेट हुई रखी पावर। फंडामेंटल राइट्स जो हमारे पास हैं, स्पीच, रिलीजन, इक्वलिटी के रिलेटेड। चेक्स एंड बैलेंस के हो गए, इंस्टीट्यूशन एक दूसरे को मॉनिटर करते हैं ताकि पावर का मिसयूज ना हो। जुडिशियल रिव्यू जो है, कोर्ट एंश्योर लॉज कंफर्म टू कॉन्स्टिट्यूशन की वो कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग काम करें। लिमिटेड गवर्नमेंट, गवर्नमेंट की पावर को डिफाइन करते हैं, रेस्ट्रिक्ट करके रखते हैं। गवर्नमेंट लेजिटिमेसी, जो गवर्नमेंट की अथॉरिटी है वो फ्लो करती है पीपल से ही थ्रू कॉन्स्टिट्यूशनल फ्रेमवर्क। तो ये उसकी कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स हैं। दो ट्रेडिशंस हैं कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म में। पहला है ब्रिटिश, जो कि है अनरिटन, एंड सेकंड इज अमेरिकन, जो कि है रिटन कॉन्स्टिट्यूशन। जो ब्रिटिश वाला है वो बेस्ड है कन्वेंशन के ऊपर, कस्टम्स के ऊपर, जुडिशियल प्रेसिडेंट्स के ऊपर एंड पार्लियामेंट्री सोवरेनिटी के ऊपर। ये फ्लेक्सिबल है, अडेप्टेबल होता है, इवॉल्व होता है ओवर टाइम, क्योंकि ये कोई कहीं पे भी लिखा हुआ नहीं है, सिर्फ कन्वेंशंस हो गए, जुडिशियल प्रेसिडेंट्स हो गए, कस्टम्स के ऊपर, इन सब के ऊपर बेस्ड है। इसका एग्जांपल यूके में अनरिटन कॉन्स्टिट्यूशन है। एंड अमेरिकन ट्रेडिशन की बात करें तो एक कोडिफाइड डॉक्यूमेंट होता है विद क्लियर सेपरेशन ऑफ पावर एंड जुडिशियल रिव्यू। ये इसमें क्लियरली लिखा हुआ होता है सब कुछ, सेपरेशन ऑफ पावर हो गया, जुडिशियल रिव्यू हो गया, सब कुछ कोडिफाइड डॉक्यूमेंट है ये बहुत रिजिड होता है, रिक्वायर होता है फॉर्मल अमेंडमेंट्स फॉर चेंज की। बदलती जरूरतों के साथ हमको कॉन्स्टिट्यूशन में कुछ अमेंडमेंट्स करने पड़ते हैं, तो हम वो कर सकते हैं। जैसे कि इसमें एग्जाम्पल हम देखते हैं कि यूएसए एंड लेटर इंडिया ने भी इसी को अडॉप्ट किया, तो इंडिया के पास एक रिटन कॉन्स्टिट्यूशन है। इम्पोर्टेंस ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म की प्रोटेक्ट करता है सिटीजन्स को फ्रॉम आर्बिट्री पावर, एंश्योर करता है अकाउंटेबिलिटी ऑफ द रूलर, प्रोवाइड करता है स्टेबिलिटी एंड प्रेडिक्टेबिलिटी इन दी गवर्नेंस, सेफगार्ड डेमोक्रेटिक वैल्यूज एंड राइट्स, प्रमोट ट्रस्ट एंड लेजिटिमेसी इन दी पॉलिटिकल सिस्टम, बैलेंस बिटवीन फ्लेक्सिबल, जो कि ब्रिटिश मॉडल है बहुत फ्लेक्सिबल है वो, एंड रिजिड जो कि अमेरिकन मॉडल है, दोनों को एंश्योर करता है अडेप्टेबिलिटी विद स्टेबिलिटी। तो कुछ इसके इम्पोर्टेंस थे। नाउ कंक्लूजन इसका देखते हैं कि इंस्टीट्यूशन जो है पिलर्स ऑफ डेमोक्रेसी है और कॉन्स्टिट्यूशन उसका फाउंडेशन स्टोन है। दोनों जो है डेमोक्रेसी को एक आइडिया नहीं बनाते हैं, बल्कि आइडिया से ज्यादा इसको एक वर्किंग सिस्टम ऑफ गवर्नेंस बनाते हैं। इसके combining supremacy of the constitution, rule of law, separation of the power and protection of the rights, constitutionalism prevent करता है authoritarianism and sustain democratic legitimacy. A strong commitment to constitutionalism and institution is essential for sustaining democracy in India and globally. तो उसका एक strong जो constitutionalism होता है, strong institutions जो हो गए, वो बहुत essential होता है कि हम जो डेमोक्रेसी इंडिया में है या फिर ग्लोबली उसको सस्टेन कर पाए। तो ये कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में था। सेकंड टॉपिक पे आते हैं, लेजिस्लेशन एंड लेजिस्लेशन। आपको बता दूं कि इन चार टॉपिक के ऊपर सेपरेट क्वेश्चंस भी बन सकते हैं आपके लॉन्ग आंसर्स, एंड इनको शॉर्ट नोट में भी डायरेक्टली पूछ सकते हैं, तो आप इसको उस अकॉर्डिंग याद करें, इनकी फीचर्स और इनके जो इंपॉर्टेंस है उनको थोड़ा इलेबोरेट करके लिखिए, इनको थोड़ा एक्सप्लेन करते पॉइंट्स को। इसमें कुछ ज़्यादा एकदम ऐसे रिजिड है नहीं, बहुत सिंपल चीज़ें हैं जो आपको पता है ऑलरेडी, बस उनको स्ट्रक्चर्ड वे में आपको लिखना है। अब हम लेजिस्लेचर एंड लेजिस्लेशन के बारे में देखते हैं। तो पहले लेजिस्लेचर जो है एक सेंट्रल इंस्टीट्यूशन है डेमोक्रेसी का, और इसको हार्ट ऑफ रिप्रेजेंटेटिव गवर्नमेंट भी बोलते हैं। ये लॉ मेकिंग बॉडी है, यहाँ पे एक्सप्रेस करती है विल ऑफ द पीपल एंड एंश्योर अकाउंटेबिलिटी टू द ऑफ द एग्जीक्यूटिव। कि ये लॉ मेकिंग बॉडी है जो कि हमारी जो विल है, हमारा जो इंटरेस्ट है उसको रिप्रेजेंट करती है, उसको एक्सप्रेस करती है, एंड एंश्योर करती है अकाउंटेबिलिटी ऑफ द एग्जीक्यूटिव। तो लेजिस्लेशन इट प्रोवाइड्स द लीगल फ्रेमवर्क फॉर गवर्नेंस, प्रोवाइड प्रोटेक्ट राइट्स एंड प्रमोट जस्टिस। इसमें आता है टाइप्स ऑफ लेजिस्लेचर की बात करें तो यूनिकैमरल लेजिस्लेचर होता है एंड बाइकैमरल लेजिस्लेचर होता है। यूनिकैमरल जो होता है सिंगल चैम्बर, सिंगल हाउस होता है, जैसे नेपाल में है। इसके एडवांटेजेस है कि सिंपल होता है, लेस एक्सपेंसिव होता है, फास्टर डिसीजन मेकिंग इसमें होता है। लेकिन लिमिटेशन देखें तो बहुत कम चेक एंड बैलेंस होते हैं, क्योंकि बहुत सिंपल है, बहुत छोटा सा होता है सिंगल चैम्बर, तो उसमें चेक्स एंड बैलेंसेस इतना नहीं होते हैं। भाई भाई बाई कैमरल की बात करें तो दो चैम्बर और दो हाउसेस होते हैं इसमें, जैसे इंडिया में है लोकसभा एंड राज्यसभा, वहीं यूएसए में है हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव एंड सीनेट। एंड एडवांटेज जो है उसके प्रोवाइड करते हैं वाइडर रिप्रेजेंटेशन, प्रिवेंट हेस्टी लेजिस्लेशन, एंड लिमिटेशन जो है लॉ मेकिंग और डिसीजन मेकिंग में स्लो करता है ये, क्योंकि बहुत ज़्यादा प्रोसेसेस होती हैं, बहुत ज़्यादा डिबेट डिस्कशंस होते हैं, बहुत ज़्यादा रिप्रेजेंटेशन होता है, तो उसकी वजह से डिसीजन जो है स्लो हो जाता है।
अब उसके फंक्शंस ऑफ लेजिस्लेचर देखते हैं कि लॉ मेकिंग बॉडी होती है कि प्राइमरीली फंक्शन इसका यही है, लॉ मेकिंग करना। इनेक्ट करती है लॉ रेगुलेटिंग सोसाइटी एंड गवर्नेंस के रिलेटेड। फाइनेंशियल कंट्रोल होता है, अप्रूव करती है टैक्सेशन को, एक्सपेंडिचर को, इंश्योर अकाउंटेबिलिटी इन द पब्लिक फाइनेंस। एग्जीक्यूटिव अकाउंटेबिलिटी होती है, होल्ड गवर्नमेंट रिस्पॉन्सिबल थ्रू डिबेट, क्वेश्चंस, मोशन एंड कमिटीज। डेलिबरेटिव फंक्शन जो होते हैं, प्रोवाइड अ फोरम फॉर डिस्कशन ऑफ पब्लिक इश्यूज। कॉन्स्टिट्यूशनल फंक्शन जो होगा, अमेंड कर देता है कॉन्स्टिट्यूशन, अमेंड कर सकता है हम कॉन्स्टिट्यूशन को जब भी हमें जरूरत होती है, you know. Judicial functions होता है, in some system legislature have impeachment power और act as court in special cases, तो उसके पास ये पावर भी होती है। एंड रिप्रेजेंटेटिव फंक्शन जो है, एक्सप्रेस द विल ऑफ द पीपल थ्रू इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स, कि जो हमारी विल है, लोगों की, सिटीजन्स क्या चाहते हैं, उनका क्या इंटरेस्ट है, वो किस वेलफेयर के ऊपर जाना चाहते हैं, तो वो चीज को एक्सप्रेस करता है। अब आते हैं हम लेजिस्लेशन के ऊपर। तो लेजिस्लेशन जो है, एक सेकेंड गाइस। लेजिस्लेशन जो है, प्रोसेस ऑफ लॉ मेकिंग में बताता है। इसमें इम्पोर्टेंस की बात करें तो ये प्रोवाइड करता है लीगल फ्रेमवर्क फॉर द गवर्नेंस, प्रोटेक्ट राइट, एंश्योर रूल ऑफ लॉ, प्रमोट करता है जस्टिस को। नाउ टाइप्स ऑफ लेजिस्लेशन देखें तो इसमें आते हैं ओरिजिनल लेजिस्लेशन, जो कि लॉज डायरेक्टली मेड बाय द लेजिस्लेचर इटसेल्फ, कि लेजिस्लेचर ने ही ये सारे लॉज बनाए, तो वो ओरिजिनल लेजिस्लेशन होता है। डेलीगेटेड लेजिस्लेशन होता है, ये लॉज मेड बाय द सबऑर्डिनेट अथॉरिटीज अंडर पावर गिवन बाय लेजिस्लेचर, कि लॉज जो है सबऑर्डिनेट अथॉरिटीज ने बनाए हैं, जो उनके अंडर काम करती है, जो और उनको जो पावर मिलती है वो लेजिस्लेचर ने दी हुई होती है, तो उनके थ्रू कोई लॉ बना हुआ। सुप्रीम लेजिस्लेचर हो गया कि लेजिस्लेशन हो गया कि लॉज जो है मेड बाय सॉवरेन अथॉरिटी, जैसे इंडियन पार्लियामेंट ने लॉ बनाया, तो वो सुप्रीम लेजिस्लेशन हो गया। सबऑर्डिनेट लेजिस्लेशन आता है कि लॉज मेड बाय द बॉडीज सबऑर्डिनेट टू सुप्रीम लेजिस्लेचर, कि जो सुप्रीम लेजिस्लेशन है, जैसे इंडियन पार्लियामेंट, उसके अंडर जो सबऑर्डिनेट बॉडीज है, उन्होंने कुछ लॉज बनाए, तो सबऑर्डिनेट लेजिस्लेशन हो गया। तो मेनली चार टाइप का ही है। ओरिजिनल, जो लेजिस्लेचर ने खुद बनाया। डेलीगेटेड, जो लेजिस्लेचर के अंडर जिनको पावर मिली हुई है, वो सबऑर्डिनेट अथॉरिटीज ने बनाया लॉ। सुप्रीम लेजिस्लेचर, जैसे कि कोई सॉवरेन अथॉरिटी है, जैसे पार्लियामेंट इंडिया की, तो उन्होंने लॉ बनाया। और सबऑर्डिनेट लेजिस्लेशन होता है कि पार्लियामेंट के जो नीचे काम लोग करते हैं, सबऑर्डिनेट जो है, उन्होंने लॉस बनाए। तो चार टाइप के होते हैं। इंपॉर्टेंस अगर हम देखें लेजिस्लेचर और लेजिस्लेशन दोनों की, तो ये इंश्योर करते हैं रूल ऑफ लॉ एंड इक्वलिटी बिफोर लॉ, प्रोटेक्ट करते हैं सिटीजन्स राइट एंड फ्रीडम को, प्रमोट करते हैं सोशल जस्टिस थ्रू वेलफेयर लॉस, फैसिलिटेट इकोनॉमिक डेवलपमेंट बाय रेगुलेटिंग ट्रेड, इंडस्ट्री एंड फाइनेंस, एंड ये स्ट्रेंथन करता है डेमोक्रेटिक लेजिटिमेसी को बाय मेकिंग गवर्नमेंट ट्रांसपेरेंट एंड अकाउंटेबल, एंड प्रोवाइड करता है एक पीसफुल मैकेनिज्म फॉर कॉन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन। तो इसकी कुछ इंपॉर्टेंस थी। नाउ चैलेंजेस की बात करें तो इसमें बहुत सारे चैलेंजेस आते हैं, जैसे कि इन्फ्लुएंस ऑफ द मनी, कि किसी के पास बहुत पैसा है तो वो उसको इन्फ्लुएंस कर सकता है। मसल पावर बहुत चलती है इलेक्शंस में, हम लोग जैसे दिखते हैं। एंड डिक्लाइन इन द क्वालिटी ऑफ द डिबेट ड्यू टू पार्टीशन पॉलिटिक्स, तो क्वालिटी ऑफ डिबेट जो है थोड़ा सा डिक्लाइन हो गया है। डोमिन एग्जीक्यूटिव डोमिनेंस बहुत ज्यादा हो जाता है, लेजिस्लेशन जो है समटाइम्स सिर्फ रबर स्टैम्प के ऊपर रह जाता है। एंड करप्शन और लॉबिंग तो हर जगह होती है, तो डिस्टॉर्ट कर देता है ये लॉ मेकिंग को। रिप्रेजेंटेशन गैप होता है कि मार्जिनलाइज्ड ग्रुप के जो लोग हैं, उनका एक्यूरेट रिप्रेजेंटेशन हो ही नहीं पाता है, तो वो उसमें गैप आता है। कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ मॉडर्न इशू की बात करें तो लेजिस्लेचर समटाइम्स एक्सपर्टीज को लैक करता है टेक्निकल मैटर्स में। लो पब्लिक ट्रस्ट हो गया कि लेजिस्लेचर फेल टू डिलीवर प्रोमिसेस, तो लेजिस्लेचर जब प्रोमिसेस को फुलफिल करने में, टाइम पे डिलीवर करने में फेल हो जाता है, तो वो लो पब्लिक ट्रस्ट आ जाता है उस पे। नाउ कंक्लूजन इसमें देखते हैं हम। मैंने सबका सेपरेट कंक्लूजन इसलिए बनाया है कि अगर मान लो कि कोई क्वेश्चन आपका सेपरेट आ गया, तो आपको उस हिसाब से मैंने इसलिए सबका अलग अलग कंक्लूजन लिखा है इसमें। लेजिस्लेशन जो है इज द फाउंडेशन ऑफ डेमोक्रेटिक गवर्नेंस, एंश्योरिंग रिप्रेजेंटेशन, अकाउंटेबिलिटी एंड लॉ मेकिंग। लेजिस्लेशन प्रोवाइड करता है लीगल बैकबोन ऑफ द डेमोक्रेसी, प्रोटेक्टिंग राइट्स एंड प्रमोटिंग जस्टिस। डिस्पाइट चैलेंजेस, जो लेजिस्लेशन है वो थ्रू रिफॉर्म्स स्ट्रेंथन हुआ है, जैसे ट्रांसपेरेंसी, इंक्लूसिवनेस, स्ट्रॉन्गर कमिटीज, बेटर डिबेट, ये बहुत एसेंशियल होते हैं। वाइब्रेंट लेजिस्लेचर इंश्योर करता है डेमोक्रेसी जो है रिस्पॉन्सिव रहे, अकाउंटेबल रहे, पीपल सेंट्रिक रहे, कि लोगों से जुड़ी हुई रहे, उनके वेलफेयर के लिए काम करे। और ये लेजिस्लेशन एक फाउंडेशन है डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट का। अब थर्ड टॉपिक पे हम आते हैं, जो कि है पॉलिटिकल पार्टीज से रिलेटेड। तो पॉलिटिकल पार्टीज को हम देखते हैं।
तो इसका इंट्रो देखते हैं। पॉलिटिकल पार्टीज जो है इंडिस्पेंसिबल इंस्टीट्यूशन होते हैं ऑफ मॉडर्न रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी। दे एक्ट एज अ ब्रिज बिटवीन द गवर्नमेंट एंड द पीपल, मोबिलाइजिंग सिटीजन्स, कंटेस्टिंग इलेक्शन, शेपिंग पॉलिटिक्स। तो ये एक ब्रिज की तरह काम करते हैं गवर्नमेंट और पीपल के ऊपर, की गवर्नमेंट की जो चीजें हैं वो पीपल तक पहुंचाना, तो उनके बीच में एक ब्रिज की तरह काम करते हैं। विदाउट पॉलिटिकल पार्टी डेमोक्रेसी रिस्क हो जाती है, फ्रेगमेंटेड हो जाती है बहुत ज्यादा। बिना पॉलिटिकल पार्टी की इनइफेक्टिव हो जाती है। एंड पॉलिटिकल पार्टीज जो है प्रोवाइड करते हैं ऑर्गेनाइजेशन एंड कोहेरेंस ऑफ द पॉलिटिकल लाइफ। आज हम डेफिनेशन देखें पॉलिटिकल पार्टी की, तो एक ऑर्गेनाइज्ड ग्रुप ऑफ पीपल होते हैं जिनकी कॉमन आइडियोलॉजी होती है, प्रिंसिपल गोल्स एंड सीक टू अटेन पॉलिटिकल पावर थ्रू इलेक्शंस। तो पॉलिटिकल पार्टी एक ग्रुप ऑफ द पीपल होते हैं जिनकी कॉमन आइडियोलॉजीज होती है, कॉमन प्रिंसिपल होते हैं, गोल्स होते हैं, एंड वो पॉलिटिकल पावर में आना चाहते हैं थ्रू इलेक्शंस। तो वो एक पॉलिटिकल पार्टी होती है। ये रिप्रेजेंट करती है डाइवर्स इंटरेस्ट इन द सोसाइटी, चैनल देम इनटू पॉलिटिकल सिस्टम। तो डाइवर्स जो इंटरेस्ट है, उनका जो व्यूज है डाइवर्स, उनको जो सोसाइटी के अंदर उनको चैनल चैनल करती है इनटू द पॉलिटिकल सिस्टम। टाइप्स ऑफ पॉलिटिकल पार्टी कितने टाइप की होती हैं, तो मेनली इसमें 4 दी हुई हैं कि कैडर बेस्ड पार्टीज जो है ऑर्गेनाइज्ड ऑल अराउंड स्मॉल ग्रुप ऑफ लीडर एंड एक्टिविस्ट, जैसे कि कम्युनिस्ट पार्टी हो गई, कि एक स्मॉल ग्रुप है एंड जिस लीडर और एक्टिविस्ट का कॉमन आइडियोलॉजीज होती है इसमें। मास बेस्ड पार्टीज होती है, ब्रॉड मेंबरशिप होती है, अपील टू लार्ज सेक्शन ऑफ द सोसाइटी, जैसे आईएनसी है कि लार्ज सेक्शन ऑफ द सोसाइटी को अपील करती है, ब्रॉड मेंबरशिप है, बहुत बड़ी पार्टी है। आइडियोलॉजिकल पार्टी होती है कि कुछ आइडियोलॉजी से रिलेटेड होती है, स्पेसिफिक आइडियोलॉजी से रिलेटेड, कि सोशलिज्म के ऊपर, कम्युनिज्म के ऊपर, लिबरलिज्म के ऊपर आपने कोई पार्टी बना ली। कैच ऑल पार्टीज होती है, फोकस करती है विनिंग इलेक्शन बाय अपीलिंग टू डाइवर्स ग्रुप रादर देन स्ट्रिक्ट आइडियोलॉजी। कैच ऑल पार्टीज वो होती है कि जिनको कोई भी स्ट्रिक्ट आइडियोलॉजी से मतलब नहीं होता, उनका बस ये है कि हमको इलेक्शन जीतने हैं, उनको विनिंग ऑफ इलेक्शन उनका मेन मोटो होता है। अब इसके कुछ फंक्शंस हम देखते हैं। तो रिप्रेजेंटेशन होता है, और रिप्रेजेंटेशन एक्सप्रेस करती है जो लोगों के इंटरेस्ट है गवर्नमेंट में। इलेक्टोरल फंक्शन करती हैं, नॉमिनेट करती है सिटीजन्स को, कंटेक्ट कराती हैं इलेक्शंस को, मोबिलाइज करती हैं वोटर्स को, पॉलिसी फॉर्मुलेशन डेवलप करती है, प्रोग्राम्स को, मैनिफेस्टोज को। गवर्नमेंट का फॉर्मेशन हो गया, विनिंग पार्टी जो है गवर्नमेंट फॉर्म करती है, एंड अपोजिशन जो है रूलिंग पार्टी को अकाउंटेबल होल्ड करती है। पॉलिटिकल सोशलाइजेशन हो गया कि एजुकेट सिटीजन्स अबाउट राइट ड्यूटीज पॉलिटिकल इश्यूज, तो वो है। इंटरेस्ट एग्रीगेशन हो गया, कंबाइंड डाइवर्स डिमांड एंड कोहेरेंट पॉलिसीज, की जो कंबाइंड जो डाइवर्स डिमांड्स हैं उनको कोहेरेंट पॉलिसीज में कन्वर्ट करना। रिक्रूटमेंट ऑफ द लीडर्स जो है प्रोवाइड प्लेटफॉर्म फॉर लीडरशिप डेवलपमेंट, की जो लीडरशिप डेवलपमेंट के लिए प्लेटफॉर्म प्रोवाइड कराती हैं पॉलिटिकल पार्टीज जो हैं। इंपॉर्टेंस की बात करें तो इसमें प्रोवाइड कराते हैं स्टेबिलिटी एंड ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द डेमोक्रेसी, एंड देन इंश्योर कराती है कंटिन्यूटी ऑफ गवर्नेंस थ्रू इलेक्शंस, एक्ट एज अ व्हीकल ऑफ रिप्रेजेंटेशन ऑफ डाइवर्स ग्रुप, की डाइवर्स ग्रुप जो है उनका रिप्रेजेंटेशन के एज अ व्हीकल ये एक्ट करती है। स्ट्रेंथन करती है डेमोक्रेसी बाय ऑफरिंग ऑपोजिशन एंड अल्टरनेटिव्स, की अकाउंटेबिलिटी जो है उसको और भी ज़्यादा स्ट्रेंथन करती है, कि कोई रूलिंग पार्टी है ना, वो अपनी मन मर्जी के सारे काम ना करे, इसलिए ओपोजिशन बहुत स्ट्रॉन्ग ओपोजिशन का होना बहुत ज़रूरी होता है ताकि वो उनको अकाउंटेबल होल्ड कर सके। प्रमोट करती है पार्टिसिपेशन बाय मोबिलाइजिंग सिटीजन्स, फैसिलिटेट पॉलिसी इनोवेशंस थ्रू आइडियोलॉजिकल डिबेट। तो इसके कुछ इंपॉर्टेंस थी। नाउ चैलेंजेस पे बात करें तो ये डायनेस्टिक पॉलिसीज होती हैं, इनकी लीडरशिप कंसंट्रेटेड इन दी फैमिलीज, की जो लीडरशिप फैमिली से चलती आ रही है, बेसिकली हेरिडिटी, तो वो यू नो उधर से लीडरशिप आई जा रही है। एंड मनी एंड मसल पावर आता है, कि इन्फ्लुएंस ऑफ द वेल्थ एंड क्रिमिनल एलिमेंट्स होते हैं। करप्शन एंड लोबिंग होती है, कि डिस्टॉर्ट कर देती है पॉलिसी मेकिंग को। फैक्शनलिज्म हो गया, इंटरनल डिवीजन वीकन कर देती हैं पार्टीज को। डिक्लाइन ऑफ आइडियोलॉजी जो है, पार्टीज फोकस करती है तो इलेक्शन को जीतने से, देन उनके प्रिंसिपल को, कि इलेक्शन हम किसी भी कीमत पे इलेक्शन को जीतना है, प्रिंसिपल्स वगैरह इनके ऊपर ज्यादा उनका ध्यान नहीं रह पाता, तो इसलिए डिक्लाइन ऑफ आइडियोलॉजीज उसमें हो जाती है। एंड पॉपुलिज्म की बात करें तो शॉर्ट टर्म प्रोमिसेस होते हैं ओवर लॉन्ग टर्म गवर्नेंस, कि शॉर्ट टर्म प्रोमिसेस करते हैं लॉन्ग टर्म गवर्नेंस के ऊपर, पॉपुलिज्म हो जाता है। रिप्रेजेंटेशन गैप इसमें हो जाता है,
मार्जिनलाइज्ड ग्रुप में रिमेन अंडर रिप्रेजेंटेटेड, कि जो मार्जिनलाइज्ड ग्रुप होते हैं उनका कुछ रोल नहीं हो पाता इतना। तो कुछ चैलेंजेस थे। कंक्लूजन की बात करें तो पॉलिटिकल पार्टीज जो है लाइफ ब्लड ऑफ द डेमोक्रेसी बोलते हैं इनको, एंश्योरिंग रिप्रेजेंटेशन, अकाउंटेबिलिटी एंड गवर्नेंस। डिस्पाइट चैलेंजेस, ये जो है एसेंशियल ऑर्गेनाइजिंग पॉलिटिकल कंपटीशन रहती हैं एंड कनेक्ट करती है सिटीजन्स को विद द स्टेट, स्ट्रेंथनिंग करती है पार्टीज थ्रू इंटरनल डेमोक्रेसी, ट्रांसपेरेंसी इन फंडिंग, आइडियोलॉजिकल क्लैरिटी इज क्रूशियल फॉर सस्टेनिंग डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूशंस। एक वाइब्रेंट पार्टी इंश्योर करती है डेमोक्रेसी रिमेन रिस्पॉन्सिव, इंक्लूजन एंड अकाउंटेबल। एक वाइब्रेंट पार्टी का काम इसमें ये होता है। ये आपका पॉलिटिकल पार्टी यहाँ पे खत्म हुआ। अब हम फोर्थ एंड लास्ट जो है मीडिया एंड सिविल सोसाइटी के बारे में पढ़ते हैं। मीडिया और सिविल सोसाइटी दोनों को फोर्थ पिलर ऑफ द डेमोक्रेसी बोलते हैं, कॉम्प्लीमेंटिंग लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशरी। ये एक्ट करती है एज अ वॉच डॉग, इंटरमीडियरीज एंड प्लेटफॉर्म फॉर पार्टिसिपेशन, एंश्योर करती है अकाउंटेबिलिटी, ट्रांसपेरेंसी एंड इंक्लूसिवनेस को। Together, they strengthen the democracy by informing citizens, mobilizing public opinion, and checking misuse of the power. तो उसके लिए दोनों का होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि ये डेमोक्रेसी को बहुत स्ट्रेंथन करती है, सिटीजन्स को और भी ज़्यादा इन्फॉर्मिंग बनाती है, अवेयर बनाती है, जो पब्लिक ओपिनियन है उनको मोबिलाइज कराती है, मिसयूज ऑफ पावर तो नहीं हो रहा, उसके ऊपर चेक एंड बैलेंसेस रखती है। अब हम पहले देखते हैं मीडिया। मीडिया जो है रेफर्स टू कम्युनिकेशन चैनल्स, जैसे कि प्रिंट, इलेक्ट्रॉनिक, डिजिटल, दैट डिसेमिनेट द इंफॉर्मेशन टू द पब्लिक, कि जो पब्लिक को इंफॉर्मेशन पहुंचाए, उधर डिसेमिनेट करे इंफॉर्मेशन को। तो हमारे बहुत सारे कम्युनिकेशन चैनल्स होते हैं मीडिया के, प्रिंट मीडिया हो गया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, आजकल डिजिटल मीडिया आ गया है। फंक्शन ऑफ मीडिया अगर हम देखें तो इंफॉर्मेशन डिसेमिनेशन इसका मेन फंक्शन होता है, कीप सिटीजन इन्फॉर्म्ड अबाउट पॉलिसीज, लॉ, इवेंट, क्या क्या होने वाले हैं तो उनके बारे में इन्फॉर्म रखती है। वॉच डॉग रोल रहता है कि एक्सपोज करती है करप्शन को, मिसयूज ऑफ द पावर को, गवर्नमेंट फेलियर को। तो इसको एक्सपोज करती है कि कोई करप्शन तो नहीं कर रहा, कुछ मिसयूज ऑफ पावर तो नहीं हो गया। आपने देखा होगा कि क्रिमिनल केसेस के रिगार्डिंग किसी लीडर का नाम आता है या फिर कुछ भी इशू होता है प्रोटेस्ट वगैरह के टाइम पे, तो मीडिया उसके लिए आवाज उठाती है। एजेंडा सेटिंग होती है कि इन्फ्लुएंस करती है पब्लिक डिबेट को बाय हाईलाइटिंग इश्यूज, कुछ इशू हो गया तो उसको हाईलाइट करके लोगों का अटेंशन उधर लेकर आती है, ताकि जो लोगों क्योंकि अथॉरिटी तो लोगों से जाती है, पीपल से, सिटीजन्स के थ्रू जाती है, तो ताकि जो लीडर्स हैं उनके ऊपर थोड़ा दबाव बने और वो उसके लिए वर्क करें। तो वैसे वो इन्फ्लुएंस ऐसे पूरा होता है इनका। प्लेटफॉर्म फॉर डिबेट होती है, प्रोवाइड करती है स्पेस फॉर डाइवर्स ओपिनियन एंड डिस्कशंस, लिंक बिटवीन गवर्नमेंट एंड सिटीजन, कम्युनिकेट करती है पॉलिसीज को, फीडबैक्स लेती है। तो एक बहुत अच्छा लिंक कनेक्ट करके रखती हैं हम। अब आता है मीडिया का इम्पोर्टेंस और उसके कुछ चैलेंजेस। तो इम्पोर्टेंस देखे तो ट्रांसपेरेंसी को प्रमोट करती है, अकाउंटेबिलिटी को स्ट्रेंथन करती है, डेमोक्रेटिक कल्चर को बाय एनकरेजिंग इन्फॉर्म्ड पार्टिसिपेशन को, एक्ट एज अ चेक ऑन अथॉरिटेरियन टेंडेंसीज, तो उसको एक चेक की तरह देखती है। चैलेंजेस की बात करें तो सेंसेशनलिज्म एंड पेड न्यूज बहुत ज्यादा होने लग गई है, कि आप पे करके और अपनी न्यूज चलवा सकते हैं, फिर न्यूज को बदलवा सकते हैं, वॉट एवर होता है, जो पेड न्यूज बहुत ज्यादा हो रहा है। कॉर्पोरेट एंड पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस में बहुत ज्यादा होने लग गया। स्प्रेड ऑफ मिस इन्फॉर्मेशन बहुत ही जल्दी फैलती है एंड फेक न्यूज जो है बहुत ज्यादा स्प्रेड हो जाती है, एक यू नो परसेप्शन बना देती है सोसाइटी में अपना। डिक्लाइन ड्यू टू क्रेडिबिलिटी ड्यू टू बायसनेस, के डिक्लाइन हो गई क्रेडिबिलिटी में, क्योंकि बायसनेस बहुत ज्यादा हो रही है, फेक न्यूज भी बहुत स्प्रेड होती है। सिविल सोसाइटी पे आते हैं हम। सिविल सोसाइटी की बात करें, सिविल सोसाइटी जो है वॉलंटरी ऑर्गेनाइजेशन है, एसोसिएशन, एनजीओ, मूवमेंट, ग्रुप आउटसाइड एंड स्टेट दैट रिप्रेजेंट सिटीजंस इंटरेस्ट। तो ये कुछ ग्रुप होते हैं, जैसे वॉलंटरी ऑर्गेनाइजेशन हो गया, एसोसिएशन हो गया, एनजीओ हो गए बहुत सारे। तो ये सोसाइटी में जो सिटीजन के इंटरेस्ट हैं उनको रिप्रेजेंट करता है। फंक्शन ऑफ सिविल सोसाइटी की बात करें तो रिप्रेजेंटेशन ऑफ द इंटरेस्ट इसमें मेन आता है, कि गिविंग वॉइस टू मार्जिनलाइज्ड ग्रुप एंड डाइवर्स ग्रुप जो होता है, पार्टिसिपेशन होता है, मोबिलाइज करता है सिटीजन्स को फॉर कलेक्टिव एक्शंस, अकाउंटेबिलिटी, मॉनिटर गवर्नमेंट परफॉर्मेंस एंड डिमांड ट्रांसपेरेंसी, एडवोकेसी होता है कि कैंपेन फॉर राइट्स एंड रिफॉर्म्स, जस्टिस,
सर्विस डिलीवरी होते हैं, एनजीओ प्रोवाइड एजुकेशन, हेल्थ, वेलफेयर सर्विसेज। तो ये कुछ उसके सिविल सोसाइटी के फंक्शंस हैं। देन इसकी इंपॉर्टेंस और चैलेंजेस की बात करें तो वही स्ट्रेंथन करती है डेमोक्रेसी के बाद डीपनिंग पार्टिसिपेशन, कि ये जो है पार्टिसिपेशन को बहुत हद तक एनहांस करती है, प्रमोट करती है इंक्लूसिवनेस को एंड प्लूरलिज्म को, एक्ट एज अ काउंटर बैलेंस टू स्टेट पावर, की स्टेट की जो पावर है उसको काउंटर बैलेंस करने के काम करती है, एक्ट करती है ऐसे। तो इनका जो मेन फोकस है वो इंक्लूसिवनेस एंड प्लूरलिज्म को सपोर्ट करना होता है। चैलेंजेस की बात करें तो ये फॉरेन फंडिंग के ऊपर बहुत ज़्यादा डिपेंडेंट होती हैं, जिसकी वजह से ये इतना अच्छे से फंक्शन नहीं कर पाती है। लैक ऑफ इंटरनल अकाउंटेबिलिटी होती है इन एनजीओ, रिस्क ऑफ पॉलिटिसाइजेशन एंड कोऑप्शन बाय एलाइट्स, की एलाइट्स का रोल तो आप हर जगह देख सकते हैं, तो इसमें भी वो बहुत ज़्यादा मिलता है। लिमिटेड रीच होती है रूरल और रिमोट एरियाज में। कंबाइंड रोल अगर मीडिया एंड सिविल सोसाइटी का अगर हम देखें डेमोक्रेसी में, तो टुगेदर जो ये है एंश्योर करती है चेक्स एंड बैलेंस ऑन द स्टेट पावर, प्रोवाइड कराती है प्लेटफॉर्म फॉर सिटीजन इंगेजमेंट, स्ट्रेंथन करती है ट्रांसपेरेंसी, अकाउंटेबिलिटी एंड इंक्लूसिवनेस को, एंड सेफगार्ड करती है डेमोक्रेटिक वैल्यूज को अगेंस्ट ऑथोरिटेरियनिज्म को। तो ये टुगेदर जो है बहुत अच्छे से वर्क करती है। जैसे इंडिया का एग्जांपल दिया हुआ है कि मीडिया कैंपेन एंड सिविल सोसाइटी मूवमेंट, जैसे आरटीआई एक्टिविज्म हो गया, अन्ना हजारे एंटी करप्शन मूवमेंट हो गया, इन्होंने गवर्नमेंट के बहुत सारे रिफॉर्म्स को शेप किया है। ये दोनों अगर टुगेदर वर्क करे तो बहुत अच्छे से वर्क कर सकती है। नाउ मीडिया एंड सोसाइटी जो है पिलर्स ऑफ द डेमोक्रेसी में आते हैं एंड कॉम्प्लीमेंट करते हैं फॉर्मल इंस्टीट्यूशंस को, जैसे लेजिस्लेचर और जुडिशरी को। वाइल मीडिया जो है इन्फॉर्म करती है, स्क्रूटिनिज्म करती है, सिविल सोसाइटी जो है मोबिलाइज करती है या रिप्रेजेंट करती है सिटीजन्स को। जो मीडिया तो इंफॉर्मेशन को प्रोवाइड कराती है और वो सिटीजन्स को रिप्रेजेंट करती है सिविल सोसाइटी। डिस्पाइट challenges of the biasness, misinformation, politicization and their role जो है indispensably रहता है बहुत ज़्यादा। स्ट्रेंथनिंग मीडिया इंडिपेंडेंस की बात करें तो सिविल सोसाइटी की का पार्टिसिपेशन इज एसेंशियल होता है वाइब्रेंट, अकाउंटेबल एंड इंक्लूसिव डेमोक्रेसी के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। एंड ये आपका मैंने चारों टॉपिक इसमें कवर करा दिए हैं। ये पूरी यूनिट 3 आपकी कंप्लीट हो जाती है इस वीडियो में। एंड आप प्लीज़ मुझे कमेंट करके बताएं आपको ये लेक्चर कैसा लगा एंड आपको और किस सब्जेक्ट के ऊपर वीडियोस चाहिए तो मैं ट्राई करूंगी, या फिर आपको अगर कुछ क्वेरीज हो तो आप प्लीज़ उनको लिस्ट डाउन कर सकते हैं, मैं आंसर करने का पूरा ट्राई करूंगी। एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल। थैंक यू, बाय।